हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी क्लास 8 की जो पॉलिटी लगातार चल रही थी, आज ये उसका अंतिम चैप्टर है, अध्याय 8 कानून और सामाजिक न्याय। तो आइए आज हम लोग अपने अंतिम अध्याय 8 को बहुत ही आराम से पढ़ते हैं और समझते हैं क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें तो ज़्यादातर कहानियाँ होती हैं एनसीईआरटी में, तो आपको कहानियाँ पढ़ना है। केवल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको मैं बताता चलूँगा, आप लोग उसको लिखते चलिएगा, उन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, चलिए आइए बाज़ार की एक आम स्थिति देखें जिनमें कानून बहुत मायने रखता है। मसाला मजदूरों के मेहनताना का है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मज़दूरों को उनका हक नहीं देते, कई बार उनका मेहनताना नहीं देते। मज़दूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की नज़र में गैर कानूनी या गलत है। मज़दूरों को मेहनताना कम ना मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया। इसका मतलब वेतन से संबंधित कानून क्या है? न्यूनतम वेतन कानून। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। जिस तरह मजदूर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें किसी तरह का शोषण ना हो। चलिए आगे चलते हैं। आपको तालिका दी गई है, इस तालिका को आपको पढ़ना है और इसको समझना है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा। चलिए, कानून बना देना ही काफ़ी नहीं है, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानून को लागू किया जाए। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है उसे सज़ा देनी चाहिए। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो जो उसकी आमदनी है उसको गंवाने या बदले की कार्यवाही से डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूर से कम पैसे में काम लिया जा सके। ऐसी सूरत में बहुत ज़रूरी होता है कि संबंधित कानून को अच्छी तरीके से लागू किया जाए। इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, चलिए। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। इनमें बहुत से बच्चे खतरनाक व्यवसाय में काम करते हैं। 2016 में संसद ने बाल श्रम एवं विनियम अधिनियम 1986 में यह संशोधन किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों में तथा किशोरों 14 से 18 वर्ष के जो आपका जोखिम वाला व्यवसाय है, प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। भोपाल गैस त्रासदी, इसमें सब कुछ आपको पता है। मैं 2 चीज़ बता देता हूँ, याद रखिएगा। कब घटी थी? 24 साल पहले। कब? 2 सितंबर 1984 को ये घटना आपकी घटी थी। और ये किससे घटी थी? यूनियन कार्बाइड नामक एक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, आइसोसाइनेट गैस थे। ठीक है ना, आइसोसाइनेट गैस थे। बस इतनी चीज़ें इसमें याद रखना, बाकी और आपके जानने के लिए इसमें कुछ है नहीं। जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। चलिए, एक मज़दूर की कीमत क्या होती है? अगर आप भोपाल
कि महाविनाश की वजह को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में अपना कारखाना है क्यों खोला। विदेशी कंपनी के भारत आने का एक कारण यहाँ सस्ता श्रम है। अगर ये कंपनी अमेरिका किसी विकसित देश में काम करे तो उन्हें भारत जैसे गरीब देश के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूर को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती हैं बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा समय तक काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूर के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर खर्च भी नहीं करना होता। इसी तरह से कंपनी यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती है। लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपाय की अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उसकी संख्या कम थी। 1980 से 84 के बीच मिग संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटकर 6 की जा चुकी है। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटाकर केवल 15 दिन कर दी गई है। मिग कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूर का पद ही खत्म कर दिया गया था। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फ़र्क जानने के लिए नीचे पढ़ें। पश्चिम वर्जीनिया अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूर के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने की व्यवस्था थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतना फ़र्क क्यों, और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों? इस बात का जवाब यह है कि भारत का जो मज़दूर है उसका मूल्य अभी भी ज़्यादा नहीं माना जाता। एक मज़दूर जाता है तो फ़ौरन उसकी जगह दूसरा मिल जाता है। हमारे यहाँ बेरोज़गारी इतनी है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले ना जाने कितने लोग असुरक्षित परिस्थिति में भी काम करने को तैयार हैं। मज़दूरों की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों के बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थल, खदान, कारखानों में दुर्घटना की खबरें आती रहती हैं। सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी कि सुरक्षा कानूनों का सही ढंग से पालन हो। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21, अब ये याद रखना अनुच्छेद 21 क्या कहता है आपको, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जीवन के अधिकार का उल्लंघन ना हो। तो जीवन का अधिकार किसमें? 21 में। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा, उन कमज़ोर सुरक्षा कानूनों का जो पालन है वो भी ठीक से नहीं किया जा रहा था। सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को तैयार नहीं थे। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं किया। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई तो 1978 में मिग उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी। तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहे। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव है कि वह साफ सुथरी तकनीकी या ज़्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाएं। सरकार निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रिया को बार बार मंजूरी देते रहे। जब कारखाने में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको यह बात समझ में आ चुकी कि कहीं कुछ भारी गड़बड़ चल रहा है, तब भी जो निरीक्षक हैं उनके कान में जू नहीं लगती है। कानून बनाने और उसको लागू करने वाली संस्था के लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा करने के बजाय सरकार और निजी कंपनी दोनों को उनकी सुरक्षा को नज़रअंदाज करती जा रही थी। यह हरगिज अच्छी स्थिति नहीं थी। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं तो मजदूर के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानून और उनके ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत और बढ़ गई। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कानून। 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमज़ोर थी। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज़ माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने के लिए खुली छूट थी। चाहे नदी हो, हवा हो, भूमिगत पानी हो, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था और लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा था।
ढीले सुरक्षा मानकों ने न केवल यूनियन कार्बाइड को फ़ायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यह कंपनी इसी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए जो इस कारखाने में किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। इसमें लोगों को यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितना कमज़ोर हो, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित हैं। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया है और औद्योगिक घटनाओं के कारण घायल होते हैं। पर्यावरणविद, कार्यकर्ता तथा अन्य लोग के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नया कानून बनाया। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले को जिम्मेदार माना जाएगा। इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ी का भी हक बनता है, उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। अब ये फैसला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करें। ठीक है। गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं पर्यावरणीय प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अब ये याद रखिएगा सीएनजी का पूरा नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल करें। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों के वायु प्रदूषण में काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में विषैले पदार्थों का स्तर काफ़ी ऊँचा है। ये विषैले पदार्थ पेट्रोल के बजाय डीजल से चलने वाली बसों या कारों के कारण पैदा हो रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला। चाहे बाज़ार हो, दफ्तर हो, कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीके से बचाने के लिए कानून ज़रूरी हैं। निजी कंपनी, ठेकेदार, व्यवसायी आदि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर वे मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते, पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते और इस तरह आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी बनती है कि वह निजी कंपनी के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको लागू करने, उन पर निगरानी रखने। यानी न सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए। अगर कानून कमज़ोर हो और उसका सही ढंग से लागू ना हो तो उनसे भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इस बात का सबूत है। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है कि आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनी और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य करें। जैसा कि हमने पहले देखा, पर्यावरण एक विषय है जहां लोगों ने जनहित के लिए दबाव डाला और न्यायालयों ने भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया है कि लोग इस बात के लिए आवाज़ उठाएं ताकि स्वस्थ पर्यावरण या स्वस्थ वातावरण की सुविधा सबको मिले। इसी तरह मजदूर अधिकार के क्षेत्र में भी अभी यही हालात काफ़ी ख़राब हैं। लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएं ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके। नीचे आपके कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, इन कीवर्ड्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसके बारे में। चलिए, और इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।